औरतों की कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं। आज एक मर्द की कहानी उसी की ज़ुबानी सुनाई जा रही है। आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। क्यों याद आया, किसी को क्या मालूम। मैंने चीज़ को हासिल करने की कोशिश वो कभी ना मिली। इंसान के जीवन में कई तरह की घटनाएं घटती हैं, खुशी भी, रोना भी, लेकिन मुझे तो रोना बचपन में ही मिल गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी। होश संभाला तो मुझे उन दो चीज़ों की ज़रूरत महसूस होने लगी जो दुनिया में सबसे कीमती होती हैं, जिनके बगैर इंसान को दुनिया में ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। भगवान ने मुझे इतना समय भी ना दिया कि माँ को माँ कह सकूँ। माँ कहने को मेरी ज़बान तरस गई। काश मैं अपनी माँ को एक बार माँ कहकर पुकार सकता, मगर ऐसी किस्मत कहाँ। बदनसीब हूँ, अनाथ हूँ, ये वो शब्द हैं जो ज़िंदगी भर मेरे साथ जुड़ गए, जिनसे मैं मरते दम तक बाहर ना निकल सका। मैं लगभग 2 साल का था जब मेरे सर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया। किस्मत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे लिए क्या छोड़ा, सिर्फ दुख जो मैं आज तक झेल रहा हूँ। कुछ समय बाद मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। मेरी भाभी के आई, घर जैसे रोशन हो गया। सब बहन भाई कहने लगे, शोभित तुम्हारी माँ आ गई है, ये तुम्हारी माँ है। मैं सब बहन भाइयों से छोटा था। इतनी समझ बूझना थी कि अपने और पराये की पहचान कर सकूं। मैंने भाभी को माँ कहना शुरू कर दिया और वह सच में ही मेरी माँ बन गई। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी। हर एक से मेरा परिचय करवाया, हर रिश्ते की समझ दी। मेरे पिताजी आर्मी में कैप्टन थे। हम चार भाई और बड़े भाई के हम चार भाई हैं। बड़े भाई के बाद राकेश भाई जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। राकेश भाई एक फरिश्ता इंसान थे। कम से कम मेरे लिए वो सच में एक फरिश्ता थे, जिन्होंने मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया। राकेश भाई ने दिल्ली लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस समय मैं 7th क्लास में पढ़ता था। उन्होंने मुझे भी दिल्ली बुला लिया और वहीं एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। राकेश भाई किसी मजबूरी के कारण वकालत की पढ़ाई पूरी ना कर सकें, क्योंकि उनका शुरू से ही विचार था कि मैं भी आर्मी में जाकर अपने पिता की तरह मातृभूमि की सेवा करूं। मैं राकेश भाई के साथ 2 साल पढ़ता रहा। उन्हें ये शौक़ था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करूं। हमारे रिश्तेदार मेरठ में रहते थे। राकेश भाई कॉलेज चले जाते और मैं स्कूल से छुट्टी के बाद घर आता, खाना खाता और पढ़ने बैठ जाता। राकेश भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा था। वो चाहते थे कि शोभित को पढ़ाकर ये बनाए वो बनाए, मगर ऐसा ना हो सका। मैं ज़्यादा पढ़ाई ना कर सका। एक दिन मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमने चला गया। दूसरे लड़के मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए और मैं अकेला रह गया। अकेला ही घूमता घूमता इधर उधर चला गया। देखता हूँ कि एक औरत अपने घर के गेट पर खड़ी अपने बेटे को समझा रही है कि बेटे घर जल्दी आ जाना, ज़माना बहुत बुरा है वरना पिटाई कर दूंगी, समझ गए। बेटे ने जवाब दिया कि हाँ मैं समझ गया, जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसने बाइक स्टार्ट की और चल दिया। ये सब बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मुझे एहसास हुआ कि काश मेरी माँ भी जिंदा होती। उस औरत की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने आवाज़ दी कि बेटे इधर आओ। क्या सिगरेट पी रहे हो, वो भी इस उम्र में। मैंने सिगरेट नीचे फेंक दी। वो बोली, बुरी बात है। मैंने जब नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो, कुछ बताओ तो सही। मैं रोए जा रहा था। अपना हाथ छुड़ाकर भागा तो उन्होंने अपने नौकर को कहा कि इसे पकड़ कर लाओ। नौकर ने मुझे पकड़कर उनके पास ला खड़ा किया। वो मुझे अपने बंगले के अंदर ले गई। मैं कुछ घबरा सा गया। वो मुझसे पूछ रही थी कि बताओ क्या बात है, रोने का कारण तो बताओ, क्या रास्ता भूल गए हो, क्या हुआ है। इतने में उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, बेटा पानी का गिलास लाओ। बेटी दौड़ती हुई आई। वो मुझे ज़बरदस्ती पानी पिलाने लगी। मुझे प्यास बिल्कुल नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। उनकी 3 बेटियां थीं। सब मेरे आसपास आकर बैठ गईं और मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए कि कहाँ के हो और क्यों रो रहे हो। माँ ये लड़का है कौन है और क्यों रो रहा है। मैंने बताया कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये सुनकर लड़कियां भी रोने लगीं और उनकी माँ की आंखें भी नम हो गईं। थोड़ी देर बाद खामोशी छा गई। फिर वो औरत बोली कि बेटे यहाँ दिल्ली में क्या करते हो। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि मुझे जाने दें वरना मुझे मार पड़ेगी। मैं हैरान था कि इन सबको मेरी बात सुनकर रोना क्यों आ गया। वो कहने लगी कि तू भी मेरे अमित बेटे जैसा है। मेरा एक ही बेटा है और दूसरा तू अब मिल गया है। जब अमित तुझे देखेगा तो बहुत खुश होगा कि मेरा दूसरा भाई भी मिल गया है। इसी बीच में उन सब से घुल मिल गया, ऐसे जैसे मैं भी इसी घर का सदस्य हूँ। और मैं उस औरत को माँ कहने लगा। मैं कहने लगा मुझे जाने दें, देखें बहुत देर हो गई है। वो कहने लगी थोड़ी देर और बैठो, अमित आता ही होगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। ये सब बातें मैं उनकी बड़ी बेटी शिखा से कर रहा था।
माँ से पूछे बगैर जाना मुश्किल होगा। तभी माँ ने दूसरे कमरे से आवाज़ दी, बेटी शिखा, शोभित को कमरे में लाओ। मैं बिना किसी झिझक के कमरे में चला गया। माँ बोली, बेटा शर्ट की जेब में क्या है? मैं चौंक गया। कुछ भी नहीं, मैंने कहा। यहाँ आओ। माँ ने मेरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और बोली, मुझसे वादा करो कि सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाओगे। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और कहा, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा माँ। माँ शब्द सुनते ही वो बोली, तुम्हें अपनी माँ बहुत याद आती है? मैंने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा। वो बोली, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? मैंने कहा, क्यों नहीं, आप ही मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा हूँ। हमारी बातें हो ही रही थीं कि अमित भी आ गया। आते ही बोला, माँ आने में थोड़ी देर हो गई, मगर ये लड़का कौन है? माँ ने जवाब दिया, ये लड़का नहीं, तुम्हारा भाई है, इसका नाम शोभित है। अमित ने सब कुछ जानना चाहा। माँ ने सारी बात बता दी। जब उसे सब पता चल गया तो मुझसे हाथ मिलाते ही गले लग गया। मुझे खुश करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। बोला, शोभित चलो कहीं घूमने चलते हैं, बाइक तो है, अगर डैडी जल्दी आ गए तो गाड़ी भी मिल जाएगी। मैंने आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन माँ ने बहुत कहा कि अमित तुम्हें छोड़ आएगा और तुम्हारा घर भी देख लेगा। अगर कल तुम खुद ना आए तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इन्हें अपना घर कैसे दिखाऊं। तुरंत एक उपाय मेरे दिमाग में आया, क्यों ना अपने आप को किसी नौकर का बता दूं। झूठ तो बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यही होगा कि दोबारा इस तरफ कभी नहीं आऊँगा। मैंने कहा, मैं एक घर में नौकरी करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, साथ पढ़ाते भी हैं, लेकिन आप जैसे नहीं हो सकते। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। माँ ने हैरत से पूछा, क्या तुम सच में किसी के घर पर काम करते हो? फिर आशीर्वाद देने लगी। बोली, शोभित बेटे, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं रहने दूंगी। तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाकर उनसे बात करके अपने घर ले आऊँगी। अच्छा, आप जाओ, कल जल्दी आना। माँ को भूलोगे तो नहीं? मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? माँ ने कहा, अगर वो लोग ज़्यादा नाराज़ हों कि तुम इतनी देर कहाँ थे तो हमारा बता देना, अब जाओ। मैं नमस्ते कहकर गेट से निकल ही रहा था कि एक कार मेरे सामने आकर रुकी। शायद अमित के डैडी थे, मगर मैंने कोई ख़ास ध्यान न दिया और सीधा घर चला आया। मेरे इंतज़ार में राकेश भाई कब से परेशान थे। ना कुछ पूछा, ना कुछ कहा, बस 3-4 थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिए, मगर मुझे कुछ महसूस ना हुआ। मेरा दिल और दिमाग तो उसी घर में अटका हुआ था जिनसे मैं झूठ बोल कर आया था। राकेश भाई ने उस दिन से सख्ती कर दी। कहने लगे, अब अगर इतनी देर के लिए घर से गायब रहे तो अच्छा नहीं होगा, समझे? चलो खाना खाओ। लेकिन मेरी भूख खत्म हो चुकी थी। मैंने बस थोड़ा सा ही खाया और बाकी छोड़ दिया। अगले दिन स्कूल चला गया। हमारे घर के साथ जो घर था वहाँ भी बहुत अच्छे लोग रहते थे। उनका बेटा नितिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो मुझसे काफ़ी बड़ा था, मगर हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्कूल से वापस आकर मैं सीधा नितिन के पास चला गया। मैंने सारी कहानी नितिन को सुना दी। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा है कि मैं किसी के घर काम करता हूं, हो सकता है वो किसी न किसी दिन यहां आ जाएं। उन्होंने मुझे बेटा कहा है और मैंने उन्हें माँ कहा है। झूठ बोला है, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यही हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे घर पर काम करता हूँ, तुम बात कर लेना। अगर ये सारा भेद खुल गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, उन्हें बहुत दुख होगा। मैं तो वैसे भी मेरठ जा रहा हूँ, फिर कभी कभार तुमसे मिलने आया करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ वो लोग कब आ रहे हैं? रविवार को मेरी छुट्टी है, रविवार को ही उनके यहाँ जाऊँगा, फिर हो सकता है वो मेरे साथ यहाँ आए। नितिन तुम घर पर ही रहना। रविवार का दिन आया, मैं माँ के पास चला गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर हुई थी कि शिखा मेरे लिए खाना लेकर आ गई। सब ने बैठकर खाना खाया। कुछ देर बाद अमित के डैडी भी आ गए। आते ही पूछा, अमित की माँ, आज रविवार है, हमारा बेटा शोभित नहीं आया? माँ ने कहा, शोभित कब से आया हुआ है? उन्होंने आवाज़ दी, बेटे उठो, अमित के डैडी तुम्हें देखने के बहुत इच्छुक हैं। मैं कुछ शर्मा रहा था, बड़ी हिम्मत करके अंदर कमरे में गया। वो बोले, बेटा अब तुम हमारे यहाँ ही रहोगे, ये तुम्हारा अपना घर है। माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, शोभित बेटा इधर ही रहेगा, इसका भी अमित के साथ ही स्कूल में नाम लिखवा देंगे। दोनों भाई इकट्ठे पढ़ा करेंगे। जहाँ ये काम करता है अमित को साथ लेकर वहाँ जाऊँगी और उनसे बात करके हमेशा के लिए शोभित को अपने पास ले आऊँगी। अमित के डैडी बोले, ज़रूर जाना। मैंने कहा, मेरी साहब जी आजकल कारोबार के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, जाने का कोई फ़ायदा नहीं, 10-15 दिन बाद वापस आएंगे। कोई बात नहीं, उनके आने पर हम तुम्हें ले आएंगे। ये तो मेरे दिल या भगवान को पता था कि आखिर आगे क्या होगा, कौन इस घर में आएगा। मैं अपनी गलती पर बहुत रोया। अगर झूठ ना बोलता तो कितना अच्छा होता, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था सिवाय पछतावे के। मैं अपने घर वापस आ गया। घर आकर भी सोचता रहा कि अब क्या होगा। मेरा दिल घर में नहीं लगा। दिल के हाथों मजबूर होकर
फिर उनके घर चला गया। आज 10 दिन हो चुके थे। मैं माँ के पास चला गया। सब शाम की चाय की तैयारियाँ कर रहे थे। मुझे देखकर सब खुश हुए, जैसे कोई सालों में से गुम हुई चीज़ वापस मिली हो। मैं भी उनके साथ बैठकर चाय पीने लगा। शिखा पूछने लगी, तुम्हारे साहब वापस कब आएंगे? मैंने यूं ही मजाक में कहा, पता नहीं, अगर आ भी गए तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि मैं इस घर में ना आ सकूं। वो रो पड़ी, कहने लगी, शोभित ऐसा मत कहो, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे तुम्हें? ये कैसे हो सकता है? तुम इस घर में ज़रूर आओगे। क्या तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं? जब शिखा के आंसू ज़्यादा बहने लगे तो मैंने कहा, रोती क्यों हो? वो तो कल रात ही आ गए थे। इतने में शिखा की माँ भी आ गई। माँ ने शिखा की ओर देखा तो उनकी आंखें सूजी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, गालों पर एक दो आंसू भी ठहरे हुए थे। माँ बोली, देखो बेटे, शिखा को तुमसे कितना प्यार है। इसी तरह अमित और दीप्ति को भी तुमसे बहुत प्यार है। जब तुम नहीं आते तो पूछते रहते हैं, शोभित आया नहीं? क्या बात है, घर क्यों नहीं आया? अगर तुम नहीं आओगे तो खुद जाकर तुम्हें ले आएंगे, क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत प्यार है। मैंने कहा, मैं भी इस घर के लिए तड़पता हूँ। बात खत्म होते ही माँ बोली, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अमित को आवाज़ दी, अमित ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और तुम भी तैयार हो जाओ। शोभित के साथ जाना है। अमित का खुशी से बुरा हाल था। मेरे साथ जाने का जब भी नाम लेते तो सब खड़े हो जाते। मैं उनको साथ ले गया। वहाँ नितिन इंतज़ार में था। हम जब वहाँ पहुँचे तो नितिन हमें देखते ही तुरंत घर के अंदर चला गया। मैंने बेल बजाई, माँ को अंदर बिठाकर चाय लेने चला गया। जब वापस आया तो अमित बोला, चाय बाद में पियेंगे, पहले उन साहब को बुलाओ जिनसे बात करनी है, और तुम खुद भी तैयार हो जाओ। मैंने नितिन को बुलाया। आते ही उसने नमस्ते किया। नितिन और अमित की बातचीत शुरू हुई। नितिन बोला, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, डैडी आएंगे तो ही बात करेंगे। अमित की माँ ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? नितिन बोला, वो तो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गई हुई हैं। बात बन ना पाई। वो सब बड़े दुखी होकर वापस चले गए और कह गए कि परसों दोबारा आएंगे। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अगर वो परसों आए तो पता नहीं क्या होगा। मैं इंतज़ार करता रहा मगर वो ना आए। कुछ दिन बाद दिवाली थी। मेरा इरादा था कि मेरठ जाकर दिवाली मनाऊं। मेरा जाना ज़रूरी था क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ दिया था और हमेशा के लिए मेरठ वापस जा रहा था। दिल्ली में अकेले कैसे रहता? राकेश भाई को आर्मी में जॉब मिल गई थी। दिवाली से पहले मैं खुद ही अमित, माँ और सबसे मिलने चला गया। माँ से मिला। शिखा, दीप्ति, अमित सभी आ गए। वो सब मुझे देखकर इतना खुश हुए कि मैं खुद हैरान रह गया। मैंने माँ से कहा, मैं दिवाली पर मेरठ जा रहा हूँ। दिवाली के बाद जल्दी वापस आ जाऊँगा। माँ बोली, बेटे क्या दिवाली हमारे साथ नहीं मनाओगे? मैंने जवाब दिया, ज़रूर मनाता। मेरा भी दिल यही चाहता है कि आप लोगों के साथ दिवाली मनाऊं और हमेशा के लिए यहीं आ जाऊं, लेकिन मेरठ जाना भी ज़रूरी है। माँ बोली, अच्छा बेटे, अगर जाना ज़रूरी है तो तुम्हारी खुशी, थोड़ी देर बैठो तो सही। शिखा भाई भाई करती आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था जो उसने लाकर मुझे दिया। कहने लगी, ये तुम्हारी दिवाली का गिफ्ट है। अगर हमारे साथ दिवाली मनाते तो बहुत अच्छा होता। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। घर का एक एक सदस्य मुझसे वादा ले रहा था कि शोभित, दिवाली के बाद तुम्हें ज़रूर आना होगा, वरना हम नाराज़ हो जाएंगे। शिखा का तो रोकर बुरा हाल था। मुझसे बात तक न कर रही थी। जब उसे विश्वास हो गया कि शोभित रुकेगा नहीं, जाना ही है, तो मजबूर होकर कहने लगी, देखो मुझसे झूठ नहीं बोलना, वादा करो कि वापस आओगे ना? मैंने जवाब दिया, हाँ ज़रूर आऊँगा। सबसे बारी बारी मिला। सबकी आंखों में आंसू थे। मेरी अपनी आंखें भी भीग गईं। मुझे मालूम था कि ये मेरी उनसे अंतिम भेंट है। क्यों ना जी भरकर बातें कर लूं। शायद दोबारा ना मिल सकूं, लेकिन झूठ तो झूठ होता है और एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। माँ ने बड़े प्यार से मुझे विदा किया। घर पहुंच गया मगर दिल बहुत उदास था। दिवाली का भी कोई मज़ा ना आया। हर समय मेरा दिल और दिमाग दिल्ली में ही अटका रहता। दिवाली को गुजरे 1 महीना हो चुका था। नितिन के ख़त का इंतज़ार था। आखिरकार ख़त आ ही गया। ख़त हाथ में था मगर इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि खोल कर पढ़ सकूं। न जाने उसने क्या लिखा होगा। काफ़ी देर बाद जब ख़त खोला तो पढ़ते ही सर चकरा गया। यूँ लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। ख़त में लिखा था, डियर शोभित, अब अपने किए हुए का अंजाम भी जान लो। तुम्हें किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। मैं उस दिन को बहुत पछता रहा हूँ जब अमित और उसकी माँ पहली बार आए थे। मुझे उसी दिन सब सच बता देना चाहिए था कि ये सब कुछ गलत है। अब सुनो, मैं उस दिन घर पर नहीं था, किसी काम से बाहर गया हुआ था। अमित, उसकी माँ और बहन घर आए थे। मेरी माँ से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि शोभित दिवाली के बाद वापस नहीं आया। माँ ने बताया कि शोभित तो मेरे बेटे का दोस्त है, हमारा नौकर नहीं। उसका भाई मेरठ गया था, वो भी उसके साथ चला गया। ये सुनकर अमित की माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बताया कि शोभित उनके बेटे का हमशक्ल था जो बरसों पहले खो गया था। बहुत तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिला। उसका नाम भी शोभित था। उसकी याद में माँ बाप, बहन भाई सब तड़पते रहे
और आज भी तड़प रहे हैं। वो रोकर चली गई। शोभित, तुम अब उन लोगों को दोबारा नहीं मिल सकोगे, लेकिन एक माँ के दिल को तुमने बहुत ठेस पहुंचाई। वो माँ जिसका बेटा खो गया था और जिसने तुम्हारी शक्ल और नाम में अपने बेटे को दोबारा पाया था। मैं कई बार दिल्ली गया, उनके घर की ओर भी गया, मगर घर के सामने जाकर भी हौसला न हुआ कि दरवाज़ा खटखटाऊं। कई बार छुपकर उन लोगों को देखा। ऐसा लगता था जैसे वो सच में मेरी माँ हो। मैं भी तो माँ के प्यार को तरसा हुआ था। शायद इसी कारण मैंने उनसे ये झूठ बोला था। काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं वो झूठ ना बोलता, तो सब कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।